नमस्कार, आपका वी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। अब अपन फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें अपन पढ़ा था, पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था सेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होती है। ये आपको मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला होता है E = F/Q0। अगर इस फॉर्मूले से आप क्या कर दो, इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हो। अपोन में तो आपको मैंने बताया था कि इसका अपोन होता है तो यूनिट चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और F का मतलब फोर्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या यूं कहो एकाग्र धनावेश पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अगर इसका ये वेक्टर फॉर्म में भी होता है, वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में क्या होता है, E = F/Q0। अगर F चाहिए तो ये अपन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट बताई थी मैंने न्यूटन पर कूलम, या फिर इसको वोल्ट पर मीटर से भी लिख सकते हैं। डायमेंशन बताई थी, विमा बताई थी M1 L1 T-3 A-1, ठीक है। अब अपन बात करने हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसे क्या नहीं है। अगर आपके पास तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जाएगा आपके टुवर्ड्स इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हो गया, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो वैसे बाहर की ओर जाती है, आउटसाइड टू द पॉजिटिव चार्ज आती है, ध्यान रखना। दूसरा, अगर आपके पास कोई इफ नेगेटिव चार्ज हो तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है टुवर्ड्स इनसाइड, मतलब आउटसाइड नहीं होगी, इनसाइड होगी। मतलब ये इस टाइप से होगी, ये अंदर की ओर आएगा, ऐसे अंदर की ओर आएगा, ठीक है। ये दो चीज। अगर आप थर्ड पॉइंट ये है, अगर मान लीजिए आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यह है E वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ऐसे है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ध्यान रखना ये चीज कि इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, ये फोर्स वो इसके डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, अलोंग E। तो यहां पे F वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज हो, माइनस का Q है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मतलब इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में आएगा। माइनस का क्या आ जाएगा, QE आ जाएगा, ध्यान रखना ये चीज। पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की ओर, मतलब अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, और नेगेटिव चार्ज की ओर विपरीत, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है। पहला तो पॉजिटिव चार्ज के बाहर की ओर, ये क्या होगा, इनसाइड, और ये क्या हो जाएगा तीसरा, पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स होगा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेगेटिव पर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, कितनी नहीं होती, वो चीज देखो। आपके पास है कोई चार्ज Q है, और उससे R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज पड़ा है, टेस्ट मतलब पॉजिटिव स्मॉल चार्ज Q0 पड़ा है। इस पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, क्या होगी क्या नहीं होगी। तो ये मान लीजिए आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव आपको बताए थे डायरेक्शन किधर की होती है, आउटसाइड होती है, तो आउटसाइड इधर की ओर होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे R डिस्टेंस पे लिया हुआ है अपने को, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर E = होती है क्या, F/Q0 होती है, ध्यान रखें, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। सिंस फोर्स क्या होता है, फोर्स F = K Q1 Q2/R² होता है, तो Q1 की जगह तो यहाँ पे क्या पड़ा है, Q पड़ा है, और Q2 की जगह कितना पड़ा है आपके पास, Q0 पड़ा है, अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी पड़ी है, R पड़ी है, ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे मैं इसको मैं रखूंगा बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जैसे रखा तो E वेक्टर = F की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो Q0 में R², यहाँ पे R², और अपॉन E = यहाँ पे Q0 पड़ा है, तो ये रहा Q0 से Q0 कैंसिल, तो आपके पास
ई इक्वल्स टू कितना मिला, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म कैसे हो जाएगी, ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये सारी कांस्टेंट क्वांटिटी। उसके बाद में यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर कैप लग जाएगा, और इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अलोंग किधर की ओर, ऐसे ओपी वेक्टर होगी। ठीक है, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है 8O नेगेटिव चार्ज है तो ई वेक्टर इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग पीओ वेक्टर हो जाएगी। ठीक है, अगर इसमें ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसे होगा, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो इधर यहाँ पे सिंस आपने क्या देखा, ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर है, और तो इसका मतलब ये हो गया ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं इधर लेते हैं आर और इधर लेते हैं अपन ई, तो देखो जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे ई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आर इधर जा रहा है और ई क्या हो रहा है, ऐसे कम होगा, तो धीरे धीरे इस तरह से हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/r²। अगर आपको बोले कि इसका 1/r² और ई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो, ध्यान रखना यहाँ पे 1/r², तो ये कैसे हो जाएगा, सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, देखिए इधर वैक्यूम के अंदर E इक्वल्स टू क्या बताया था, के क्यू अपॉन में r², तो इसको लिख दिया, के की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0 और Q अपॉन में r²। अगर आपके पास इन मीडियम क्या हो जाएगा, मतलब माध्यम में क्या हो जाएगा, EM लिख देता हूँ 1/4πε0 की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, और Q अपॉन में r² हो जाएगा। अगर अपन दोनों से कंपेयर करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, EM अपॉन में E का मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा, देखिए 1/4πε0 एप्सिलॉन Q अपॉन में r², और ये हो जाएगा 1/4πε0 और Q अपॉन में r²। तो बाकी सारे कट जाएंगे, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो EM अपॉन E इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, जो कि 1/εr होता है। ठीक है, अगर मेरे को EM चाहिए तो क्या मिल जाएगा, ये E उधर जाएगा तो E अपॉन में एप्सिलॉन r हो जाएगा। तो मतलब ये कहने का मतलब ये हो गया कि मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, वैक्यूम से 1/εr मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया मीडियम के अंदर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है क्या नहीं होती वो चीज़ चेक करनी है। अब देखो अगर मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज है, ठीक है, उसके सराउंडिंग में ऐसी इमेजिनरी लाइंस होगी, ऐसी इमेजिनरी लाइंस होगी जिस पर मान लीजिए कोई अदर पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं तो वो क्या करेगा, मूव करेगा, उस इमेजिनरी लाइन पर मूव करेगा या फिर चलेगा, तो उस लाइंस को, उन लाइंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में किसी धनावेशित आवेश को लाने पर जिस काल्पनिक पथ या वक्र पर गति करता है उस वक्र या पथ को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। या यूं को इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉजिटिव चार्जेस ब्रिंग टू नियर अबाउट then charge moving on a imaginary curve that is called electric field lines। ठीक है, उसके बाद देखो अब ये क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि मान लीजिए आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है और एक क्या है माइनस का क्यू चार्ज है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, आउटसाइड होती है, आउटसाइड होती है, तो ये क्या होगी, आउटसाइड होगी, और देखो इसमें क्या होती है, इनसाइड होती है, तो ये यहाँ से जाके इधर जाएगी, मतलब पॉजिटिव से तो बाहर निकलेगी और माइनस में क्या करेगी, माइनस क्यू में अंदर की ओर आएगी। तो इस तरह से जो लाइंस होती है वो जनरेट होती है और ये इमेजिनरी लाइंस होती है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इसमें कुछ बातें हैं, सम फैक्ट है। पहली बात तो ये है कि इस प्लस चार्ज से तो बाहर की ओर जाती है और माइनस चार्ज के अंदर की ओर आती है। तो प्लस क्यू आउटसाइड है पॉजिटिव चार्ज और टुवर्ड्स इनसाइड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए आप इसके अंदर पहला ये बताया
फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, पहली डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। दूसरा है, इसका दूसरा फैक्ट है वो ये है, दीज आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मतलब ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। अब क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये है कि ये क्या करती है कि इसकी जो टेंजेंट होती है ना वो डायरेक्शन शो करती है। क्या करती है, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचते हैं वो डायरेक्शन शो करती है। अगर मान लीजिए कहीं पे भी कट कर दी तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट मिलेगी आपको, दो टेंजेंट है वो कभी भी मिल नहीं सकती, ठीक है। इसलिए वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, याद रखना, क्योंकि जिस पॉइंट पे कट करती है वहाँ पे टू टेंजेंट प्राप्त होती है, ऑब्टेन होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है इसका। उसके बाद में थर्ड है, ये कभी भी क्लोज पाथ का फॉर्म नहीं करती। दीज आर नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड पाथ, मतलब क्लोज पाथ का मतलब हो गया यहां से स्टार्ट हुई यहां पे एंड होगी, बस इतनी सी चीजें हैं। और इसका चौथा पॉइंट ये है कि किसी भी सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब ये हो गया कि सतह के लंबवत होती है। क्या होती है, सतह के लंबवत होती है। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है वो ये है कि मान लीजिए यहाँ पे जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड lines are directly proportional to the value of charge, मतलब जितने चार्ज की वैल्यू होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखो इस चार्ज के पास में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, ज़्यादा डेंस होती है, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वहाँ पे इसकी डेंस न रह के और क्या बन जाती है, रेयर बन जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये याद रखना। तो कुल मिला के इतनी सी बातें हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है और कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। दूसरी, ये क्लोज पाथ को ये फॉर्म नहीं करती, और ये हमेशा सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ चार्ज, मतलब ये हो गया कि जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ये लाइन्स होगी। फिर क्या होती है, इंटेंसिटी इस चार्ज के पास में ज़्यादा होती है, उसके बाद में जाते जाते इंटेंसिटी कम होती जाती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव का मतलब हो गया दो, डाइपोल का मतलब डाई का मतलब दो, और पोल का मतलब ये आपके पास, पोल का मतलब क्या होता है कि हमेशा पोल होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है क्या है, जब भी आपके पास दो मैग्नीट्यूड तो सेम होनी चाहिए चार्ज के, मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लेकिन नेचर है वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। मतलब एक माइनस का है तो एक किसका है, प्लस का, और वो दोनों आपस में एक दूसरे से कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं। तो ये जो बनने वाला जो यह सिस्टम है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें हिंदी में तो ये होगा, जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को परस्पर एक अल्प दूरी पर रख दिया जाता है तो बनने वाले निकाय को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है, या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। या यूं कहोगे कि सेम तो होना चाहिए मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ मान लो मैं ए लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं बी लिखता हूँ, जो ए बी होती है, जो ए बी को तो बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं इसकी, या फिर डाइपोल एक्सिस बोलते हैं, डाइपोल एक्सिस। और ओ है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है। आगे आपके पास इलेक्ट्रिक
डाइपोल मोमेंट। अब ये सिंपल सी चीज़ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको लिखते हैं P से। किससे लिखते हैं? P से। P इक्वल्स टू होता है Q इंटू 2L, इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हो। P क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2L। तो देखो ये जो डाइपोल बना हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना हुआ है या फिर विद्युत द्विध्रुव बना हुआ है, इनमें से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे साइन नहीं ले रहे, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, प्लस का Q ले लिया अपन ने, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन जाता है। समझ में आई बात? मतलब Q और 2L मतलब चार्ज और दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा, ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जो वेक्टर के अंदर लिखते हैं तो P वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू 2L वेक्टर आता है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन हमेशा किधर की ओर होती है? ध्यान रखना, -Q2 प्लस Q होती है, ठीक है। अगर इसकी यूनिट देखें तो यूनिट बताओ क्या हो जाएगी? यूनिट यहाँ पे Q की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। इस डिस्टेंस की कितनी होती है? मीटर होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी? कूलाम मीटर हो जाएगी। अगर इसकी डायमेंशन देखें तो क्या मिल जाएगी डायमेंशन? तो देखिए यहाँ पे M1 M0 हो जाएगा, L0 हो जाएगा, कोई है नहीं, तो कूलाम का क्या होता है? A होता है, सॉरी इस कूलाम का कितना होता है? 80 होता है। और इसका कितना हो जाएगा? L1 मीटर है यहाँ पे, तो कितना हो गया? M0 L1 A1 T1। इसकी क्या हो जाएगी? ये डायमेंशन हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। अब इसके अंदर पहला पॉइंट है ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर क्या होगा। अपने पास एक A और B पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है जिसके बीच की डिस्टेंस 2L है, ये बहुत ही कम है। और इसका एक मिड पॉइंट O है। इसके R डिस्टेंस पर, किस पे? R डिस्टेंस पर इसके अलोंग, AB के अलोंग एक पॉइंट P पड़ा है, ठीक है। एक पॉइंट P पड़ा है जिस पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिस पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए देखिए आप, अगर ये O से P तक की डिस्टेंस R है तो मेरे को इस B से P की डिस्टेंस ये टोटल R, ये 2L है, इसका मिड पॉइंट है, तो ये L और ये L। तो यहाँ पे L इतनी है, ये R है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R माइनस L हो जाएगी। अगर आपके पास ये इतनी R है और यहाँ से देखोगे तो ये L है, तो इस A से लेके कितनी हो जाएगी? R प्लस L हो जाएगी। तो यहाँ पे एक तो A पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और एक B पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है। तो ध्यान देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज। अब इसमें देखो ये रहा प्लस Q चार्ज यहाँ पे, तो क्या होता है? E मैं 1 लिख देता हूँ मैं, E इक्वल्स टू क्या होता है? K Q अपॉन R स्क्वायर। Q की जगह यहाँ पे प्लस Q है तो ये हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर। R का मतलब बीच की डिस्टेंस कितनी है? P पर, P पर कितनी है? R माइनस L, तो ये हो जाएगा R माइनस L का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर लगाऊंगा या यूं को वेक्टर नहीं लगा के इसमें डायरेक्शन दूंगा तो अलोंग कितना आएगा? यहाँ पे किसकी डायरेक्शन है? इधर की ओर, तो अलोंग OP हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। फिर मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, मतलब इस ऋणावेश के कारण। तो ये E2 आ जाएगा। E2 इक्वल्स टू कितना आएगा? यहाँ पे देखो ये रहा, तो इसमें चार्ज कितना दे रखा है? माइनस का Q। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस का KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की? R प्लस L है, तो ये रही R प्लस L का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? अलोंग PO हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर क्या दे दी? 2 दे दी। अगर मेरे को चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे E इक्वल्स टू क्या, या E2 को यहाँ पे प्लस कर सकते हो। तो इसकी डायरेक्शन दे रखी है वो माइनस में है, तो आप डायरेक्शन लिख सकते हो माइनस ये KQ अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। तो देखिए E इक्वल्स टू यहाँ से कॉमन आ रहा है वो KQ आ रहा है, यहाँ पे R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे R प्लस L का
होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आई के क्यू, और जैसे आप देखोगे तो आर माइनस एल एलसीएम लिया और आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखो ये बच जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो ये हो गया के क्यू। इसको आप होल स्क्वायर खोलोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2LR, और अपॉन में देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बाकी कट जाएगा यहाँ से, ये प्लस और ये माइनस माइनस प्लस ये जुड़ जाएगा, तो ये के क्यू और 4LR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ इसमें इसका होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिख दिया जाए, इफ़ आर की वैल्यू है मच ग्रेटर देन एल हो, तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर के हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही रखेंगे तो अपने पास आएगा E इक्वल्स टू के क्यू, और यहाँ पे 4LR अपॉन में ये आर स्क्वायर है और इसका स्क्वायर और पड़ा है, तो आर की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक कट जाएगा यहाँ से, तो आपको क्या मिला E इक्वल्स टू के क्यू, अब के क्यू और ये 4L अपॉन में कितना हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, E इक्वल्स टू क्या मिला आपको के क्यू 4L अपॉन में आर क्यूब मिला है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 4 है ना, तो मैं ऐसे लिख दिया 2 लिख दिया बाहर, और यहाँ लिख दिया Q इंटू 2 लिख दिया। देखो 2 2 4 हो गया, L का L पड़ा है, Q का Q पड़ा है, ऐसे मैंने एडजस्ट किया है। अब क्यों किया, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, विद्युत विद्युत आघूर्ण का, वो था P इक्वल्स टू Q इंटू 2L का था। तो जैसे ही मैं इसमें रखूँगा तो E वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2kP अपॉन में आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल इसका आंसर हो गया। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे आएगा वेक्टर फॉर्म, E वेक्टर इक्वल्स टू 2kP वेक्टर अपॉन में कितना हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर। अब देखिए निरक्षीय स्थिति पर क्या, निरक्षीय इक्वेटोरियल क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ पे एक अपने पास A और B इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस Q प्लस Q दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L, ये मिड पॉइंट O और L इधर हो जाएगी। अब इसके इक्वेटोरियल पोजीशन ये वाली, तो यहाँ पे पॉइंट P है और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, R दे रखी है, इतनी R दे रखी है ये वाली। ठीक है, अगर ये R है, अब क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इस पॉइंट पर P पर निकालना है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है, बाहर की ओर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या होती है बाहर की ओर, तो ऐसे बाहर की ओर E1 नाम दे दिया अपन ने। इस नेगेटिव चार्ज की किधर की ओर होती है, अंदर की ओर, तो अंदर की ओर ऐसे अंदर की ओर आ रही थी, ये रहा E2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे E1 और E2 ऐसे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों होगा, ये L और ये R, तो इस पाइथागोरस से ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। अब E1 के देखो यहाँ पे कंपोनेंट में डिवाइड होगा, E1 दो में होगा, एक तो थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट है घटक है वो क्या होता है, कोस का होता है, E1 कोस हो गया। अब इसके दूर वाला कौन सा हो जाएगा, E1 साइन थीटा हो गया, ऐसे ऊपर चला जाएगा। अब E2 भी दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, एक तो क्या होगा यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा E2 कोस थीटा, और एक क्या हो जाएगा ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट होगा E2 साइन थीटा। तो E1 साइन थीटा ऊपर है, E2 साइन थीटा ऐसे नीचे है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा ऐसे डायग्राम कंप्लीट हो गया। अगर मेरे को चाहिए सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब इसके अंदर देखो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण कितना होगा, मैं इसको नाम दे दी, कितना दिया हुआ है अपन E1 दिया हुआ है, ये कितना होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या हो गया, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट है। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर।
तो अपन लिखा तो E1 इक्वल्स टू कितना आया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसमें क्या हो गया बाहर की ओर इक्वेशन इसको फर्स्ट दे दी, ठीक है। E2 देखेंगे, E2 इक्वल्स टू कितना होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, डायरेक्शन तो है चलो ठीक है माइनस का क्यू है, इसकी डिस्टेंस कितनी है सेम है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर कर दिया, इसको देखा तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी सेकंड होगी। अब देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इससे क्या देखा कि E1 और E2 दोनों सेम है, E1 इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे E2 है, E1 और E2 दोनों सेम है, तो यहाँ पे E1 साइन थीटा, तो इसका मतलब E1 साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E2 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है अपोजिट है, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, सो कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं कैंसिल, ये ऊपर है ये नीचे, एक दूसरे कैंसिल कर दिया, सो रिजल्टेंट मिलेगा ई वेक्टर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो दोनों सेम है ना इधर की ओर, तो E1 कोस थीटा और प्लस E2 कोस थीटा आएगा, इसका मतलब E1 और E2 क्या है दोनों सेम है, E1 इक्वल्स टू E2, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2E1 कोस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे E1 की वैल्यू कितनी पड़ी है, यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा। अब देखिए अपने को कोस थीटा चाहिए, तो कोस थीटा की कैसे वैल्यू निकालेंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए देखिए अब इसको देखो ट्राइंगल को, यहाँ पे इन ट्राइंगल AOP, ठीक है, तो कोस थीटा इक्वल्स टू, कोस थीटा होता है ना, तो ये हो गया बेस L अपॉन हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट हो गया, ठीक है। E इक्वल्स टू क्या है 2 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे कोस थीटा आया था, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, L अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू आई थी। अब क्या करते हैं अपन, इसमें रखते हैं कोस थीटा की वैल्यू, तो E इक्वल्स टू आ जाएगा 2 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे L अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट हो गया। अब लिखा अपन ने तो 2 के क्यू यहाँ पे L कर दिया, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की कितनी पावर होगी 1.5, 3/2 होगी। अब वही बात अगर आपके पास R इज मच ग्रेटर देन L, तो यहाँ पे L है वो क्या हो जाए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर के, तो रखोगे तो E इक्वल्स टू कितना आ गया 2 के क्यू एल अपॉन में आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल्स टू 2 के क्यू एल अपॉन में आर क्यूब बचा। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ के क्यू इंटू 2L अपॉन में आर क्यूब, तो ये Q इंटू 2L क्या होता है P होता है, तो जैसे रखो तो E इक्वल्स टू खाली कितना हो जाएगा के पी अपॉन में कितना हो जाएगा आर क्यूब। इस देखिए यहाँ पे ये चीज़ मिल गई। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म E वेक्टर इक्वल्स टू के पी वेक्टर अपॉन में आर क्यूब हो गया। अब देखिए आप कंपैरिजन करते हैं, सिंस आपने देखा E एक्सियल कितना आया था, वो आया था 2kp अपॉन में कितना आया था आर क्यूब, और E इक्वेटोरियल पर कितना आया है kp अपॉन में कितना है आर क्यूब। तो इससे दोनों से क्या पता चला कि यहाँ पे E इक्वेटोरियल होता है या यूं को E एक्सियल होता है, ये क्या होता है दुगना होता है E इक्वेटोरियल से। तो ये एक दूसरे से रिलेशन भी मिल गया आपको। तो ये दोनों पॉइंट हो गए, एक तो हो गया इक्वेटोरियल और एक हो गया आपके एक्सियल पोजीशन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या एक समान विद्युत क्षेत्र ये होती है, एकदम पैरेलल लाइन से शो करते हैं। ठीक है, अब आपके पास इसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट है ए और बी। इसमें देखो ए है माइनस का क्यू और ये बी पर है प्लस का क्यू। इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको 2L दे रखी है। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था प्लस क्यू चार्ज के कारण अगर फोर्स देखें तो किधर होता है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा के अंदर। तो यहाँ पे F होगा वो कितना होगा
QE हो जाएगा, और इसके कारण है वो किसके होता है, अपोजिट होता है, तो F वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का QE हो जाएगा। ध्यान रहे। अब क्या होता है, देखो ऐसे पड़ा है, ये आपके पास एंगल है वो कितना थीटा दिया हुआ है। अब थीटा दिया हुआ है, अगर इसको ऐसे खींचेगा इधर और इसको इधर खींचेगा तो ये ऑब्वियसली ऐसे रोटेट होगा। मान लीजिए इस पेन को मैं अगर इधर खींचता हूँ, एक इधर से खींचता हूँ, तो ये देखो रोटेट हो रहा है। अब ये रोटेट होगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या होती है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क या बल आघूर्ण क्या होता है। टॉर्क को लिखते किससे, टो से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टो इक्वल्स टू कितना होगा, फोर्स F, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर दोनों के बीच में, ये तो देखो ऑब्लिक है, मतलब त्रिक है, वो परपेंडिकुलर ये से आएगी, ये वाली, तो मैंने AB और ये पॉइंट दे दिया, C दे दिया, तो मेरे पास जो ये जो डिस्टेंस है वो आएगी BC आएगी। ठीक है, अगर मेरे को BC डिस्टेंस चाहिए तो कैसे निकालूंगा मैं, ये 2L है, ये थीटा है, तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस, ये कर्ण दिया हुआ है, और आपको ये निकालना है, तो और दिया हुआ है कि ये कौन सा परपेंडिकुलर निकालना है, समझ में बात। तो आप देखो इसके अंदर ट्राइंगल के अंदर BC अपॉन BC ये रहा, और AB क्या होता है, साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और अगर मैं BC की बात करता हूँ तो AB साइन थीटा मिलेगा, और AB की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 2L दे रखी है, तो ये 2L साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो BC इक्वल्स टू 2L साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही मैं रखूँगा तो टो इक्वल्स टू F इंटू 2L साइन थीटा। अब रही बात F की बात रही, F क्या होता है, सिंस F की बात, फोर्स कितना है यहाँ पे, QE है, क्योंकि F की वैल्यू है वो है QE, तो जैसे ही रखा मैंने, तो टो इक्वल्स टू QE इंटू 2L साइन थीटा। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, Q इंटू 2L, और यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा रख दिया, तो यहाँ पे सिंस डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, तो रखा, तो टो इक्वल्स टू P को मैंने पहले लिख दिया PE, और ये क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। ये फाइनल फॉर्मूला हो गया। अगर मेरे को इसको इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म देखो, टॉर्क क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो वेक्टर इक्वल्स टू E क्रॉस P हो जाएगा। ठीक है, E क्रॉस P हो जाएगा। अच्छा, अगर मेरे पास एक थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0 डिग्री है, कितनी है, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब ऐसे पड़ा है, एकदम ऐसे, तो यहाँ पे टो की वैल्यू साइन 0 की क्या होती है वैल्यू, साइन 0 0 होता है। ठीक है, तो जैसे रखेंगे तो टो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा हो, थीटा की वैल्यू हो जाए 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो टो क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम मिलेगा तो कितना मिल जाएगा, PE मिल जाएगा। ध्यान रखना, अगर थीटा की वैल्यू हो तो 180 डिग्री, 180 डिग्री हो तो साइन 180 कितना होता है, 0 होता है, तो वापस टो क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे 0 डिग्री है तो ये इधर फोर्स लगेगा एक तरफ, और एक तरफ इधर लगेगा, तो इसको बोलते हैं स्टेबल कंडीशन बोलते हैं, या फिर स्थिर अवस्था। और यहाँ पे अगर 180 डिग्री हो जाए तो ये 180 का मतलब इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, तो ये वापस घूम के वापस हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।